लिए थे, आपको दिखा दे पढ़े थे प्रयोजन मूलक हिंदी सिद्धांत एवं प्रविधि, जिसमें हम लोग प्रयोजन मूलक हिंदी की आवश्यकता, प्रयोजन मूलक हिंदी और हिंदी के बीच में द्वंद्व चल रहा है, जो अंतर है वो देखे थे, उसकी स्वरूप व्याख्या प्रयोजन मूलक हिंदी के बारे में पढ़े थे। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़े थे इसकी विशेष, बहुत सारे इसकी विशेषताओं में विशेषताएं मूल रूप से है, समझ गए। ये विषय के इस इकाई को समाप्त किया था। फिर विविध रूप थे, 7 विविध रूप, सातों के बारे में चर्चा हम बोले थे, यहाँ पर लिखा था बाद में कर, मतलब किसी न किसी रूप में चर्चा आपको कर दी जाएगी। ये सातों रूप, साहित्यिक हिंदी क्या होता है, कार्यालयी हिंदी क्या होता है, सामाजिक हिंदी, व्यावसायिक हिंदी, विधि एवं कानून के कार्य से संबंध हिंदी, जनसंचार के माध्यमों के लिए प्रयुक्त हिंदी और वैज्ञानिक तकनीकी हिंदी, सभी पर बातें कर दी जाएगी। आप याद रखिए, ये 7 टॉपिक है अलग अलग, साथ में से कम 2 टॉपिक आपको 5 नंबर वाले प्रश्न में पूछे जाएंगे, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण होता है ये वैज्ञानिक और तकनीकी हिंदी। ये 15 नंबर या 20 नंबर में पूछे जाएंगे, मतलब दीर्घ और लघु दोनों में पूछे जा सकते हैं। फिर व्यवसायिक हिंदी, कार्यालयी हिंदी, साहित्यिक हिंदी, सभी मतलब ये सभी से प्रश्न बहुत धड़ल्ले प्रश्न बनते हैं, इसलिए महत्वपूर्ण है। फिर सीमाएं और संभावनाएं कल हम लोग पढ़ के खत्म कर दिए थे। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रकरण 3, अध्याय कह सकते हैं, प्रकरण कह सकते हैं, बात लगभग एक ही। प्रयोजन मूलक हिंदी प्रयुक्ति के माध्यम, ये हम लोगों का आज का विषय है। विश्व की समस्त प्रगत भाषाओं के अध्ययन से पता चलता है भाषा के 3 प्रमुख रूपों बोलचाल, साहित्यिक तथा प्रयोजन मूलक की तुलना में उसके बोलचाल संबंधी तथा साहित्यिक रूपों की अपेक्षा प्रयोजन मूलक रूप के कारण भाषा में अधिक गत्यात्मकता आती है, जो उसे चिरंजीवी रखने के लिए अहम भूमिका अदा करती है। आप लोग समझ गए होंगे कि भाषा के 3 प्रमुख रूप हैं, बोलचाल की भाषा, साहित्यिक भाषा और प्रयोजन मूलक हिंदी। तो विश्व की जितनी भाषाएं हैं सभी को प्रगत रूप से मोटे मोटे तौर पर अगर हम अध्ययन करते हैं तो पता चलता है कि 3 रूप की भाषाएं हैं, और तीनों की तुलना में बोलचाल संबंधी और साहित्यिक रूपों की अपेक्षा, हम लोग जो बोलचाल में जिस भाषा का उपयोग करते हैं और जो साहित्यिक में लिखते हैं, इस दोनों की अपेक्षा प्रयोजन मूलक हिंदी जो है उसके रूप के कारण भाषा अधिक गत्यात्मकता आती है, उसमें मतलब अधिक प्रभावशाली वह बनता है प्रयोजन मूलक के कारण, और उसे चिरंजीवी रखने के लिए अर्थात उसको लंबी उम्र, उसको ठोस मजबूत बनाने के लिए वह हमेशा अहम भूमिका अदा करती है। भाषा जो भी है उसमें जो भी प्रयोजन मूलक हिंदी के रूप, मतलब हिंदी नहीं प्रयोजन मूलक के रूप में, अर्थात किसी खास उद्देश्य पर आधारित जो भी भाषाएं होती है उसको निरंतर आगे बनाए रखने के लिए वह कारगर साबित होता है। आज साहित्य तो संस्कृत, प्राकृत, मागधी तथा पाली का भी उपलब्ध है, परंतु प्रयोजन मूलकता का तत्व नदारद रहने से वे लगभग मृत पाप मानी जाती है। प्राकृत, मागधी, पाली का भी उपलब्ध है, सभी का साहित्य उपलब्ध है, लेकिन प्रयोजन मूलकता का तत्व जो है वो लगभग मृत पाय मानी जाती है, अर्थात उन सभी भाषाओं में प्रयोजन मूलक लगभग मृत के समान मानी गई है, जीवित नहीं है उसकी प्रयोजन मूलकता। आधुनिक हिंदी भाषा में उसकी प्रयोजन मूलकता के कारण ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में अत्यधिक उपयोगी सिद्ध हो रही है, और इसी के कारण उसका भाषागत विकास आ गया। इसी के कारण उसका भाषागत विकास भी चरमोत्कर्ष पर पहुंच रहा है। प्रयोजन मूलक हिंदी ज्ञान विज्ञान तथा राजकाज के सरकारी कार्यों में वैसे तो खड़ी बोली के माध्यम से अधिकाधिक प्रयुक्त की जा रही है, फिर भी हिंदुस्तानी की संभावना बराबर बनी रही है। हिंदुस्तानी क्या होता है, किसी को जानकारी में है हिंदुस्तानी भाषा क्या होती है? नहीं पता है। देखिए, प्रयोजन मूलक हिंदी जो है ज्ञान विज्ञान तथा राजकाज के सरकारी कार्यों में वैसे तो खड़ी बोली के माध्यम से अधिकाधिक प्रयुक्त किया रही है,
समझ रहे हैं, ज्ञान विज्ञान साइंस के क्षेत्र में, और राजकाज की भाषा मतलब सरकारी काम में जो भी भाषा का उपयोग होता है उसमें क्या है, खड़ी बोली जो हम लोगों का हिंदी जो भी हम लोग अभी जिसको पढ़ रहे हैं जिस लिपि में, बस वही खड़ी बोली उसी में उपयोग होता है। लेकिन हिंदुस्तानी की संभावना बराबर बनी रहती है। हिंदुस्तानी भाषा क्या होती है, वैसी हिंदी इसमें उर्दू को भी शामिल किया जाता है। वैसे उर्दू के लफ्ज, ऐसे उर्दू के शब्द जो सामान्य रूप से हम लोग बोलचाल के भाषा में लाते हैं, वह मिश्रित, वह उर्दू मिश्रित हिंदी जो होती है उसे हम लोग हिंदुस्तानी भाषा कहते हैं। और हिंदुस्तानी भाषा का सबसे अधिक प्रयोग जो है मुंशी प्रेमचंद ने अपने कथा साहित्य में किया। तो ये अब समझ गए होंगे कि प्रयोजन मूलक जो हिंदी है उसके साथ साथ खड़ी बोली में उसका उपयोग होता ही है, लेकिन उसके साथ साथ हिंदुस्तानी जो भाषा है उसकी संभावनाएं बनी रहती है। हिंदुस्तानी भाषा पर भी बात करेंगे, अभी खड़ी बोली आई, खड़ी बोली देखे टॉपिक दिख ही रहा होगा नीचे, हिंदुस्तानी पर भी बात करेंगे और बहुत सारी बातों पर हम लोग बात करेंगे। इसके बाद है, इसी के साथ साथ संपर्क भाषा के रूप में वह देश के लगभग 25 राज्यों तथा अनेक संघ शासित प्रदेशों में अहम भूमिका निभा रही है। हिंदी के बारे में बता रही, अब आपको हिंदी की विशेषताएं बताएगा तो आप ये सब लाइन अलग अलग जब नोट्स बनाएंगे तो उसमें लिख सकते हैं हिंदी की विशेषताएं ये सब है। इसमें ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में इसका उपयोग हो रहा है, राजकाज के सरकारी कार्यों में इसका उपयोग हो रहा है, उसमें खड़ी बोली में तो उपयोग होता ही है, लेकिन हिंदुस्तानी की संभावनाएं बनी रहती है। और इसके साथ साथ जो है संपर्क भाषा के रूप में वह देश के लगभग 25 राज्यों में जो है संघ शासित प्रदेशों में अहम भूमिका निभा रही है। एक दूसरे के माध्यम बनी हुई है संपर्क भाषा, आपसी बातचीत उस भाषा में कर दी जा रही है। सरकार द्वारा आविर्भूत द्विभाषा सूत्र के कारण उसके प्रचार प्रसार में वृद्धि होने के साथ वह अनेक भारतीय भाषाओं के बीच संपर्क तथा एकता की कड़ी के रूप में भी कार्यरत। स्वाभाविक सी बात है, द्विभाषा सूत्र है कि मान लीजिए अगर मराठी क्षेत्र के और हम मैथिली क्षेत्र के हैं हम लोग, तो अगर इस दोनों क्षेत्र के नागरिक अगर कहीं आपस में मिलेंगे तो किस चीज में बात करेंगे, हिंदी में बात करेंगे। तो ये क्या करती है, एकता बनाई रखती है, एकता की कड़ी के रूप में बांधने का काम करती है और संपर्क साधने का भी काम हिंदी करती रही है। प्रयोजन मूलक हिंदी के प्रयुक्त इन माध्यमों की विस्तृत अध्ययन आवश्यक है। अब देख सकते हैं कि खड़ी बोली के रूप में प्रयोजन मूलक हिंदी, इसके बाद विस्तार पूर्वक पढ़ना है। फिर देखिए जस्ट तुरंत बाद अब हिंदुस्तानी भाषा आ गई, इसके बाद मानक भाषा है, संपर्क भाषा है, राष्ट्र भाषा, इसके बाद फिर आपको आएगी त्रिभाषा सूत्र क्या होता है। अभी आप लोग द्विभाषा सूत्र पर देख रहे थे, यहाँ पर त्रिभाषा सूत्र आया, वो पढ़ना है। फिर राजभाषा पढ़ना है, आगे फिर हम इसको मटेरियल भेजा जाएगा, उसके लिए घबराने की बात नहीं है। फिलहाल हम लोग आज देखते हैं, यथासंभव जितना कोशिश हो करेंगे, जितना हो पाएगा उतना कर लेंगे हम लोग। तो खड़ी बोली, खड़ी बोली हम लोग जब भी बोल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कहानी वगैरह में करते हैं, वही खड़ी बोली है। भारतीय संविधान ने संघ की राजभाषा के रूप में अपनाया। आवाज आ रही है मेरी प्रॉपर? जी भैया। हाँ हाँ, तो आधुनिक हिंदी, आधुनिक मतलब समझ रहे हैं ना, अभी वर्तमान समय की बात। आधुनिक काल शुरू होता है लगभग 1850 ईस्वी से, तो उस समय से अभी तक की बात समझ लीजिए आधुनिक हिंदी से। इसे भारतीय संविधान ने संघ की राजभाषा के रूप में अपनाया है। कब अपनाया? 14 सितंबर 1949 को। और ज्ञान विज्ञान के अनेक प्रयोजन मूलक रूपों में प्रयुक्त हो रही है। वह वास्तविक खड़ी बोली का ही मानने का परिस्थिति। अभी जो भाषाएं हम लोग उपयोग कर रहे हैं, जो राजभाषा के रूप में स्वीकृति मिली है और जो प्रयोजन मूलक के रूप में उपयोग आ रही है, वह वास्तव में क्या है, खड़ी बोली का ही एक मानव और परिष्कृत मतलब विस्तृत रूप है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से भी खड़ी बोली मानक हिंदी, उर्दू तथा हिंदुस्तानी की मूलाधार बोली है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से, भाषा विज्ञान भी एक आपको पढ़ना होगा जब आप लोग इसी पुस्तक में भाषा विज्ञान भी आ जाएगा। भाषा में हालांकि इससे बहुत हट करके नहीं है, भाषा विज्ञान लगभग यही बातें सब पढ़नी होती है, बस नाम प्रयोजन मूलक है। भाषा विज्ञान थोड़ा सा अलग रहता है उसमें तथ्य। तो भाषा विज्ञान की दृष्टि से अगर देखें तो खड़ी बोली जो है वो मानक हिंदी, मानक मतलब समझ लीजिए कि आप
एक पैमाना होता है, एक जैसे किसी चीज को मापने का यंत्र होता है ना, मापक, वही उसी प्रकार से आप समझ लीजिए कि मानक हिंदी एक स्टैंडर्ड जो कहते हैं, इसी दिख लिखा भी हुआ है स्टैंडर्ड हिंदी, है ना, मानक हिंदी, समझ सकते हैं आप। अब बहुत अधिक परिभाषित करने की आवश्यकता नहीं है इसको, स्टैंडर्ड हिंदी आप लोग समझ लीजिए, जो स्टैंडर्ड होता है ना, कहते हैं उच्च कोटि का है, वो मानक हिंदी। इसमें उर्दू तथा हिंदुस्तानी की मूलाधार बोली। स्वाभाविक सी बात है कि हिंदी जब आई मूल रूप से प्रयोजन मूलक के रूप में, उससे पहले उर्दू और हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी तो हिंदी आ गई, उसके बाद मिश्रित वाली भाषा को हिंदुस्तानी कहते हैं, लेकिन मूल रूप से पहले उर्दू को उपयोग किया जाता था। तो ये सब भी मूल आधार उस समय में बनी हुई थी। खड़ी बोली निम्नलिखित स्थानों के ग्रामीण क्षेत्र में बोली जाती है। अम्बाला, यहाँ पंजाब में पड़ता है अम्बाला जगह, फिर बिजनौर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर यूपी में है, देहरादून के मैदानी भाग, दिल्ली, करनाल, रोहतक, हिसार, रायपुर तथा मुरादाबाद। ये सब जो है, रायपुर कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। मुरादाबाद भी पड़ता है सर यूपी में ही। रायपुर छत्तीसगढ़, राजस्थान तो रायपुर ही है ना, छत्तीसगढ़। अच्छा, रायपुर छत्तीसगढ़ में पड़ता है, ठीक। तो प्रमुख जो शहर है जहाँ खड़ी बोली का उपयोग किया जाता है वो आपके सामने है। खड़ी बोली शब्द जो है, खड़ी बोली कहाँ से आया, इसके प्रयोग के बारे में भाषा वैज्ञानिकों में काफी मतभेद पाए जाते हैं। मतभेद तो हर जगह है, जो भी नाम देखो मतभेद खड़ा हो जाता है। आदि काल में मतभेद है, रीति काल में मतभेद है, यहाँ तक कि भक्ति काल में मतभेद है, आज सुने तो हर जगह मतभेद है। खड़ी बोली शब्द के ऊपर भी बहुत सारे मतभेद हैं। खड़ी शब्द के कुछ विद्वान कहते हैं उठी हुई, अर्थात उन्नत, जो विकसित कर चुकी है। कुछ विद्वान ठेठ या कर्कश कहते हैं ना, जिसमें कर्कशता होती है, टर टर बोलने वाला जो बात हुई वो खड़ी बोली। वैसे हम लोग सामान्य रूप से कहते हैं खड़ी बोली में, तो लगता है कि यार यही है ठेस और कर्कश वाली बात, लेकिन देखते हैं अंतिम निदान क्या होती है। कुछ विद्वान अंग्रेजी उच्चारण के कारण खड़ी आदि अनेक भेद कहते हैं। अंग्रेजी उच्चारण के कारण कहते हैं खड़ी। उर्दू कोशों में खड़ी बोली के लिए मर्दानी बोली शब्द मिलता है। उर्दू कोश, जैसे हिंदी शब्द कोश है ना, वैसे उर्दू कोशों में जो खड़ी बोली के लिए मर्दानी बोली शब्द मिलता है। मर्दानी मतलब समझ ले कि आप इस तरह से कहा जाए तो उस रूपक में लिया गया है कि मर्द कर्कश आवाज में ही बोलते हैं और महिलाएं मधुर आवाज में बोलती हैं, ऐसा मतलब कहीं ना कहीं जिक्र मिल जाएगा आप लोगों को। तो फिर क्या होता है, सबसे अधिक हम लोग को यही समझ में आती है, खड़ी बोली मतलब उन्नत भाषा, अर्थात उठी हुई भाषा, जो अपनी पराकाष्ठा पर, पराकाष्ठा नहीं, बहुत ही उच्च स्तर की समझ सकते हैं आप, है ना, इस तरीके से समझ सकते हैं। एक सेकंड, तो कुछ इसे परिष्कृत अथवा शुद्ध रूप में ग्रहण करते हैं। ठीक, अपना अपना मत है, अपनी अपनी दृष्टि है। खड़ी बोली शुरू में एक बोली ही थी। बोली जैसे अभी हम लोग मैथिली को हिंदी साहित्य में बोली के रूप में लिया गया है, वास्तव में मैथिली का अपना एक संपूर्ण इतिहास साहित्य है, फिर भी उसको एक बोली के रूप में रखा गया है। तो खड़ी बोली शुरू में जो है एक बोली ही थी, बाद में अपनी उन्नति की चरम सीमा में पहुंचकर हिंदी भाषा बन गई, क्योंकि वह धीरे धीरे संपर्क भाषा बन गई, समृद्ध हो गई, उसका क्षेत्र बहुत ही विकसित हो गया, तो वह क्या है, हिंदी भाषा बन गई खड़ी बोली। प्रसिद्ध भाषाविद जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने, जॉर्ज ग्रियर्सन जब लोग पढ़ते हैं, उन्हीं का पूरा नाम है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, उन्होंने इसे वर्नाक्यूलर हिंदुस्तानी तथा सुनीति कुमार चटर्जी ने जनपदीय हिंदुस्तानी के नाभाविधान से संबोधित किया, मतलब इस नाम से उसे संबोधित किया, वर्नाक्यूलर हिंदुस्तानी भाषा से, और चटर्जी ने कहा जनपदीय हिंदुस्तानी। ठीक है, मूलतः खड़ी बोली दिल्ली तथा मेरठ के आसपास बोली जाने वाली ठेठ बोली रही है। इसे मुसलमानों ने अपनाकर अंतः प्रांतीय रूप दिया। दिल्ली और मेरठ, मेरठ जो भी है वो भी यूपी में ही पड़ता है, दिल्ली से सटा हुआ जगह है, वो भी बहुत कम दूरी है वहां से, मेरठ से दिल्ली का। तो यह जो है ठेठ बोली, जहाँ पर बोली के रूप में खड़ी बोली का उपयोग किया जाता था, वहां तो उस स्थान पर दिल्ली में और मेरठ में मुसलमानों ने इस खड़ी बोली को अपना लिया और अंतः प्रांतीय रूप दिया, मतलब अपने प्रांत के भीतर
उसको यथासंभव अपने दैनिक संपूर्ण दिनचर्या के रूप में इस्तेमाल करते थे अपने वार्तालाप के बीच। वास्तव में खड़ी बोली का जन्म 11वीं सदी में मुसलमानों के आगमन से ही हुआ है। यह बात बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो वास्तव में खड़ी बोली का जन्म 11वीं सदी मतलब 1000 कुछ ईस्वी 1000 ईस्वी के बाद समझ लीजिए। आप लोग तो उसमें भी भाषा क्रम में भी पढ़ते हैं ना कि 1000 ईस्वी तक अपभ्रंश, उसके बाद खड़ी बोली हिंदी का विकास होता है। तो वही 11वीं सदी कोई खराब तो नहीं लिखा है, बिल्कुल सही बात है। मुसलमानों के आगमन से ही हुआ, ये नया बात है। इसके उपरांत भी दिल्ली पर मुस्लिम शासकों का वर्चस्व रहने से उन्होंने अपने शासन तथा व्यवहार में फारसी, अरबी तथा तुर्की के साथ ठेठ खड़ी बोली को अपनाया। देखिए, मुसलमान आए, खड़ी बोली आ गई थी, लेकिन उन्होंने अपने व्यवहार में फारसी, अरबी, तुर्की के साथ ठेठ खड़ी बोली का अस्तित्व तो था, लेकिन उस पर हावी क्या थी? फारसी, अरबी, तुर्की आदि आदि। साथ ही साथ उसके शब्द भंडार में फारसी तथा अरबी शब्दों का भी बाहुल्य हो गया, मतलब उसकी बहुलता हो गई, अधिकतर वही उपयोग में लाए जाने लगा। वैसे साहित्य के क्षेत्र में खड़ी बोली के आदि प्रयोग गोरखवाणी तथा बाबा फरीद सररगंज की वाणियों में मिलते हैं, परंतु खड़ी बोली शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1803 में फोर्ट विलियम कॉलेज के भाषाविद लल्लू लाल जी ने अपने ग्रंथ प्रेम सागर तथा सदर मिश्र जी ने नासिकेतोपाख्यान में किया। ये महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण क्या बताए हैं, ध्यान दे लीजिएगा। सबसे पहले खड़ी बोली का यहाँ पर देखिए, खड़ी बोली शब्द का जो प्रयोग है सर्वप्रथम फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक भाषाविद लल्लू लाल जी और प्रेम सागर में किया, और सदर मिश्र ने अपने ग्रंथ नासिकेतोपाख्यान में सबसे पहले खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया। यहीं से खड़ी बोली के विकास की प्रक्रिया को अत्यधिक गति प्राप्त हुई। 1803 ईस्वी के बाद कहा 11वीं शताब्दी में इसका विकास बढ़ गया, लेकिन वो उस समय तक गौन रहा, और इस समय में आकर के जो है उसकी विकास बहुत तीव्र गति से प्रारंभ हुई। खड़ी बोली नागरी लिपि में लिखी जाती है, और गद्य साहित्य के विकास से तो उसने रीढ़ की हड्डी का कार्य किया। खड़ी बोली जो है नागरी लिपि में लिखी जाती है, सभी अभी जो सामने पढ़ रहे हैं वो वही है। और गद्य साहित्य के विकास है, तो जब गद्य साहित्य जो कब लिखा जाने लगा, भारतेंद्र युग के बाद आधुनिक युग में आकर के, तो उस समय में जब गद्य साहित्य लिखा जाने लगा तो उसमें रीढ़ की हड्डी का काम कौन किया? खड़ी बोली। इसी पर पूरी गद्य साहित्य टिका हुआ है। धीरे धीरे इसमें उर्दू, फारसी, अरबी, तुर्की, अंग्रेजी तथा भारत की अन्य भाषाओं के शब्द आते गए, और उसका व्यवहारिक तथा प्रयोजन मूलक रूप विकसित होता गया, जिससे आधुनिक हिंदी की बहुमुखी विकास हुआ। इसको समझाने की आवश्यकता नहीं है, बहुत स्पष्ट है ये बात। अनेक भाषाओं में उसका उपयोग होता गया, जितने शब्द आते गए उसका व्यवहारिक और प्रयोजन मूलक रूप में उसको विकसित किया जाने लगा। तो आधुनिक हिंदी जो है इसी कारण बहुमुखी विकास हुआ, चारों तरफ इसके विकास बहुत अत्यधिक फैल गया। आधुनिक युग में प्रयुक्त हिंदी खड़ी बोली का ही विकसित माना गया है। अनेक तकनीकी तथा वैज्ञानिक शब्दों का तथा ग्रंथों का निर्माण भी हुआ है और हो रहा है। समय परिवर्तन के साथ खड़ी बोली हिंदी के एक सर्वसमावेश प्रगत भाषा के रूप में उन्नति के चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई है, जिससे हिंदुस्तानी तथा अन्य भारतीय भाषा के प्रयुक्त रूपों को आत्मसात कर लिया है। भारतीय भाषा और अन्य जो भी है उनको, और हिंदुस्तानी भाषा जो है, जो उर्दू मिश्रित हिंदी है, सभी को अपने भीतर समा लिया है और एक नई दिशा में काम करता है। रचनाएं इसमें हो रही है, और इसको जो है अब इस चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई है, पूर्ण रूप से परिपक्व हो गई है आधुनिक काल में आकर के। जितने भी बहुमुखी रूप से इसका विकास हुआ, अन्य अन्य भाषा को समाहित करता गया, अन्य अन्य इसमें व्यवहारिक हिंदी, प्रयोगमूलक हिंदी से मिलते गए, ठीक है, सभी इसमें होता गया। बहुत आनंद आएगा ये पढ़ने में, हमको जैसा लग रहा है आप लोगों को। बस ये खत्म करेंगे, उसके बाद मान का अगला दिन पढ़ेंगे, ठीक। आज ये पढ़ लेते हैं हिंदुस्तानी भाषा। हिंदी भाषा का वह रूप जो उर्दू से अत्यधिक प्रभावित है तथा जिसमें संस्कृत के बहुत शब्द बहुत कम
और अरबी, फारसी एवं उर्दू के अधिक पाए जाते हैं हिंदुस्तानी कहलाता है। अब तो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा मुस्तरद किसे कहते हैं, आपको पहले ही भी चर्चा कर चुके थे, अब तो बिल्कुल परिभाषा के रूप में आपको मिल गया। वास्तव में हिंदुस्तानी उर्दू उन्मुख है ना, उर्दू ओरिएंटेड जिसको कह सकते हैं वही है। मतलब वह भाषा वास्तव में उर्दू की तरफ झुकी हुई है, उसे हम लोग हिंदुस्तानी भाषा के रूप में देखते हैं। भाषा के संदर्भ में सरल हिंदी, सामान्य हिंदी है वो, तथा सरल उर्दू का बोलचाल वाला रूप जो है वो हिंदुस्तानी कहलाता है। तात्पर्य यह है कि उच्चारण तथा व्याकरण की दृष्टि से, उच्चारण जो हम लोग कहते हैं वो या व्याकरण वाली बात है, दोनों की दृष्टि से हिंदी, उर्दू और हिंदुस्तानी में कोई विशेष अंतर नहीं पाया जाता है। हिंदी की लिपि देवनागरी है और उसमें संस्कृत का बाहुल्य होता है। हिंदी संस्कृत उन्मुख है, मतलब संस्कृत ओरिएंटेड है, संस्कृत की तरफ झुका। उर्दू की लिपि फारसी है और इसमें फारसी शब्दों की प्रधानता रहती है। इन्हीं दोनों के बाजारू रूप हिंदुस्तानी कहलाता है। बाजारू रूप मतलब दोनों का जो समान उपयोग है वो क्या कहलाता है? हिंदुस्तानी कहलाता है। समझ गए? अब तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सर आप लोग को अच्छा भी लग रहा हो, समझ में भी आ रहा हो। मैं पहले ही कहा था जितना हम लोग आगे पढ़ते जाएंगे धीरे धीरे हम लोग समझ में आता जाएगा और आनंद भी आएगा। क्योंकि कोई भी नया विषय पढ़ते हैं तो शुरुआत में थोड़ा सा लगता है कि अरे क्या पढ़ रहे हैं, वही इसी को थोड़ा घर पे जाके पढ़ेंगे, कुछ नोट्स वगैरह बनाएंगे, खुद से लिखेंगे इसके बारे में, तो और रुचि बढ़ जाएगी, तो पढ़ने में और आनंद आएगा। और कभी भी टेंशन लेकर नहीं पढ़िए, स्ट्रेस लेके पढ़िएगा तो आनंद नहीं आएगा। और पढ़ाई जो है जो टेंशन लेके पढ़ने वाली चीज नहीं है। हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग सबसे पहले बाबर के समय में उसी भाषा के लिए उसी अर्थ में हुआ जिस भाषा के लिए, जिस अर्थ में हिंदी या हिंदवी शब्द का हुआ था। समझ रहे हैं? जैसे हिंदी और हिंदवी शब्द का उपयोग हुआ था ना, उसी प्रकार जो है हिंदुस्तानी शब्द का भी उपयोग होने लगा। कुछ भाषाविदों के मतानुसार हिंदुस्तानी शब्द यूरोपीय लोगों का दिया हुआ है। यूरोप से जो है हिंदुस्तानी शब्द आया हुआ है, ऐसा कुछ लोग मानते हैं। किंतु यूरोपियन पादरियों ने इस शब्द का प्रयोग अत्यधिक रूप से मुसलमानों की भाषा के लिए ही किया है। ये ऑथेंटिक है। पादरी जो है उधर के, जो पादरी कौन होते जो चर्च में रहते हैं वही पादरी हुए ना शायद, या ईसाई वाले हुए, चर्च वाले ही पादरी हुए। तो उनका ये मानना है कि ये जो शब्द है हिंदुस्तानी, इसका अत्यधिक प्रयोग जो है मुसलमानों की भाषा के लिए किया जाता है। और फोर्ट विलियम कॉलेज जिसकी स्थापना 1800 ईस्वी में हुई से पहले हिंदुस्तानी, हिंदी तथा हिंदवी शब्द समानार्थी थे तथा एक ही अर्थ में प्रयुक्त भी होते थे। मतलब हिंदुस्तानी और हिंदी में कोई अंतर नहीं था। लेकिन ये लेकिन जो शब्द है ना बड़ा है तो हम लोग के वीरेंद्र सर बड़ा अच्छा लेकिन के लिए कहानी सुना रहे थे याद आ गया कौन सा कहानी था दिनों? हाँ अरे चलो कहानी सुना ही देते तुम लोग को भी। कहते हैं एक लड़का, और लड़का के लिए शादी उसकी होने वाली थी, तो उसको जो है उसके तरफ से उसके घर वाले, लड़की वाले उसको देखने के लिए आए। तो बोला कि लड़का में तो सब कुछ ठीक है, लेकिन एक ही बात है कि लड़का प्याज खाता है तो बोला प्याज खाता है तो ये क्या बात हुई? तो फिर बोला कि लेकिन शब्द पर कहानी है कि लेकिन वाली बात। तो वो मतलब लड़का को देख के वापस शादी तय करके वापस आ रहा था वो, उसके लड़की के फैमिली वाले। तो चौराहे पर लोग चाय नहीं पीते रहते टपड़ी पे बैठ के, तो वो उनको लोग को रोक दिए। तो वो अच्छा कहाँ गए थे? तो लड़का को देखने गए थे। अच्छा वो लड़का? अच्छा हाँ हाँ वही लड़का। तो बोले क्या कैसा लड़का है, होता है ना थोड़ा जानकारी ले लेते हैं उसके बारे में तो क्या बोलते हैं कि लड़का तो बहुत बढ़िया है लेकिन प्याज खाता है। तो बोलता है भाई प्याज खाता है ये क्या बात हुई? तो बोलता है नहीं लड़का तो अच्छा पढ़ा लिखा है, नौकरी भी करता है, कमाता भी है, लेकिन प्याज खाता है। तो फिर कहा कि प्याज खाता है तो प्याज खाने का मतलब क्या है? क्या मांस भी खाता है? तो बोला हाँ प्याज के साथ साथ वो मांस भी खाता है। बोला बड़ा आश्चर्य वाली बात है भाई, मांस खाता है तो थोड़ा सा चलो भाई मांस भी चल जाएगा। फिर बोला लेकिन लड़का तो अच्छा है, प्याज भी खाता है मांस भी खाता है, लेकिन अच्छा लड़का है, नौकरी करता है, कमाता है। फिर उसके मन संशय आगे कुछ सोचते हैं। फिर वो बोला कि लेकिन लड़का प्याज खाता है। और उसके बाद पता चला उसको कि वो दारू भी पीता है।
तो उसके चरित्र के बारे में धीरे धीरे पता चला उसको। तो ये लेकिन वाला जो शब्द जहाँ पर लग जाता है ना, वहाँ पर काम धीरे धीरे बिगड़ ही जाता है। बहरहाल भटक रहे हैं हम लोग। ऐसे ही हम लोग सर पढ़ाते रहते हैं क्लास में, अच्छा लगता रहता है कि जब ज्यादा कुछ पढ़ाई को लेकर के भारी होता है सर हम लोगों का, तो सर ऐसी ऐसी कहानी सुना करते हैं। पढ़ाई का यही तरीका ही है कि एक ही साथ आप पूरा टॉपिक पढ़ा दीजिएगा तो वो थोड़ा सा बोरियत लगने लगता है। तो इस प्रकार से कुछ कहानी हम लोग को सुनाया जाता है क्लास में, अच्छा लगता रहता है, माहौल बना रहता है। तो हम लोग कहाँ थे, लेकिन हाँ, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई उससे पहले जो है हिंदुस्तानी, हिंदी और हिंदीवी शब्द समानार्थी थे, एक समान थे। किंतु फोर्ट विलियम कॉलेज के गिलक्राइस्ट ने खड़ी बोली हिंदी के नाम पर उर्दू को ही हिंदुस्तानी माना और हिंदुस्तानी विभाग में उर्दू को पढ़ाया। क्या किए, हिंदी को हिंदुस्तानी से अलग कर दिए। हिंदी के नाम पर उन्होंने खड़ी बोली हिंदी जो है उसके नाम पर उन्होंने उर्दू को ही, उर्दू जो भाषा है उसको उन्होंने हिंदुस्तानी मान लिया और हिंदुस्तानी विभाग में उन्होंने क्या किया, उर्दू को पढ़ाया। उन्होंने हिंदुस्तानी की 3 शैलियां मानी, दरबारी शैली अर्थात उर्दू, मध्यम शैली अर्थात हिंदुस्तानी और ग्रामीण शैली जो हुआ वो हिंदवी। वो उस समय की बात है, मतलब जब फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी। किंतु अर्थ की दृष्टि से हिंदुस्तानी से उनका तात्पर्य उर्दू से ही था। व्यापक अर्थ है, बहुत ही बारीकी में नहीं उतरिएगा, फिर भी आप लोग पहला पैराग्राफ समझ के अगर अपना काम निकाल सकते हैं। इतनी बारीकी में नहीं भी जाइएगा तो काम चल जाएगा। बस बहरहाल मेरी बात सुन लीजिए, थोड़ा सा अगर बोरियत फील हो रहा है तो थोड़ा सा बोर भी महसूस कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने राष्ट्रभाषा के लिए पहले हिंदुस्तानी नाम को ही चुना, क्योंकि तब तक हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थ में होने लगा था। क्योंकि उस समय में हिंदुस्तानी शब्द बहुत ही प्रचलित था, उसमें जो भी हिंदू मुस्लिम सभी पहुंच रहे थे तो हिंदी उर्दू मिश्रित शब्दों का ही उपयोग अधिकतर करते थे। तो यही भाषा सबसे अधिक व्यापक अर्थ में मानी जाती थी, संपर्क माध्यम के कह सकते, संपर्क भाषा के लिए। हिंदुस्तानी ने उत्तरी हिंदुस्तान में बोले जाने वाली समस्त भाषाओं के रूपों में आत्मसात कर लिया था। हिंदुस्तान जो भी बोले ना, धीरे धीरे अपनी बोली, अनेक बोलियों को अपने अंदर समाहित कर रहा था। तो अन्य कुछ भारतीय एवं विदेशी भाषाओं की शब्दावली इस प्रकार घुल मिल गई थी कि एक नई नजाकत के साथ वह उभर कर सामने आई थी। फारसी के साथ हिंदुस्तानी के लिए अब नागरी लिपि का भी प्रयोग किया जाने लगा। फारसी जो लिपि थी उसके साथ साथ हिंदुस्तानी मतलब उर्दू हिंदी मिश्रित, बार बार मैं समझा रहा हूँ, तो वो फारसी में भी लिखी जाती थी और देवनागरी में भी। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि फारसी के साथ हिंदुस्तानी के लिए अब मतलब 1800 ईस्वी के बाद आधुनिक समय में आकर के खड़ी बोली स्पष्ट लिखा हुआ है, नागरी लिपि का भी प्रयोग किया जाने लगा था। सांप्रदायिक तालमेल तथा राष्ट्रीय एकता के लिए महात्मा गांधी, मौलाना आजाद तथा जवाहरलाल नेहरू ने भी भारत की राष्ट्रभाषा या राजभाषा के रूप में हिंदुस्तानी के प्रयोग पर अधिक जोर दिया था। परंतु जब हमको आजादी मिल गई उसके बाद बहुसंख्यक लोगों ने इसका विरोध किया, क्योंकि हिंदुस्तानी से उसका तात्पर्य उर्दू से ही था। उसमें हिंदी ही मिली थी लेकिन उसकी अधिक बहुलता उर्दू की तरफ झुकी हुई थी। इसीलिए बहुत लोगों ने, बहुसंख्यक मतलब बहुत सारे लोगों ने उसका पुरजोर विरोध किया। उन्हें डर था कि हिंदुस्तानी के बहाने उर्दू ही देश की राष्ट्रभाषा या राजभाषा बनाई जाएगी, इसलिए उन्होंने उसका विरोध किया। इसीलिए संविधान ने 14 सितंबर 1949 को हिंदुस्तानी के बदले हिंदी को भारतीय संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। दरअसल राजभाषा के रूप में स्वीकृत और विकसित हिंदी भाषा हिंदुस्तानी का ही परिष्कृत तथा परिवर्धित रूप माना जा सकता है, क्योंकि हिंदी ने हिंदुस्तानी की शैली, शब्दावली तथा प्रयुक्ति के रूपों को अपने में संपूर्णतः समेट लिया है। बहुत आसान सी बात है, राजभाषा के रूप में स्वीकृत और विकसित जो हिंदी भाषा है हम लोगों की अभी तक, वह हिंदुस्तानी का ही परिष्कृत और परिवर्धित रूप है। तो ये बात हिंदुस्तानी उस समय हम लोग कहते हैं उर्दू और ये हिंदी मिश्रित, उसका ही परिष्कृत रूप और उसका ही परिवर्तित बढ़ा हुआ व्यापक जो रूप है वही हिंदी में माना जा सकता है।
समझ रहे हैं? यहीं तक हम लोग रखते हैं। अगला टॉपिक अगले एपिसोड में। तो आप लोग सेल्फ स्टडी की शुभकामनाएं, आभार, धन्यवाद। किसी के मन में कोई प्रश्न है तो बताइए, अन्यथा शुभ रात्रि।